हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टॉपिक आया है प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह। काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह के हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर हम पहली बात करें समाजशास्त्रियों की, तो कहते हैं समाजशास्त्रियों उनकी विशेषताओं के आधार पर जो है इसको दो प्रकार के समूहों के बीच अंतर करते हैं। प्राथमिक समूह आमतौर पर एक छोटा समाजिक समूह होता है जिसके सदस्य घनिष्ठ व्यक्तिगत अस्थायी संबंध साझा करती है, जबकि हम दूसरी तरफ देखें सेकेंडरी ग्रुप की बात करें, द्वितीय ग्रुप की बात करें, तो ये जो होता है साधारण तौर पर बहुत बड़ा होता है और इसमें जो है ये सब व्यक्तिगत नहीं होते हैं, ये सब किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो प्राथमिक समूह के बारे में तो इन समूहों के एक दूसरे के प्रति चिंता, साझा गतिविधियां और संस्कृति और एक साथ बिताए गए लंबे समय के चिन्हित किया जाता है। प्राथमिक समूह का लक्ष्य वास्तव में किसी अन्य उद्देश्य को प्राप्त करने के बजाय स्वयं संबंध बनाना होता है। परिवार और करीबी दोस्त प्राथमिक समूह के सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि ये सब आपकी चिंता भी करते हैं और इनके साथ आप साझा गतिविधियां भी करते हो, संस्कृति भी साझा करते हो। इसलिए परिवार और करीबी दोस्त जो हैं प्राथमिक समूह के सबसे अच्छे उदाहरण दे सकते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा को शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के समाजशास्त्री चार्ल्स कोले ने अपने पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ए स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड्स, जो कि 1909 में प्रकाशित हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। और देखा जाए तो प्राथमिक समूह के जो मेन अवधारणा प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है वो चार्ल्स कोली को ही जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया था। प्राथमिक समूह व्यक्तिगत पहचान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा चार्ल्स कोली का कहना था। कोली ने तर्क दिया कि प्राथमिक समूह का प्रभाव इतना महान है कि व्यक्ति अधिक जटिल संघों में प्राथमिक आदर्शों से चिपके रहते हैं और जहाँ तक कि औपचारिक संगठनों के भीतर नए प्राथमिक समूह भी बनाते हैं। उस हद तक उन्होंने समाज को सामाजिक अनुभवों को बढ़ाने और विविधता के समन्वय में एक निरंतर प्रयोग के रूप में देखा। इसलिए उन्होंने औपचारिक संस्थाओं और सामाजिक वर्ग प्रणाली जैसे जटिल सामाजिक रूप में संचलन और जनमत के सूक्ष्म नियंत्रण का विश्लेषण किया। तो देखा जाए यहाँ पर कोली ने जो है बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया और इन्होंने प्राथमिक ग्रुप का जो है जन्मदाता भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की तरफ उजागर किया और प्राइमरी ग्रुप के जो है लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। और इन्होंने साफ शब्दों में तर्क दिया कि प्राथमिक समूह का प्रभाव इतना महान है कि व्यक्ति अधिक जटिल संघों में प्राथमिक आदर्शों से चिपके रहते हैं और वह जहाँ तक कि औपचारिक संघों के भीतर नए प्राथमिक समूह भी बनते रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई थी और ये पुस्तक जो है 1909 में प्रकाशित हुआ, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यदि इनके अंतरों पर हम अगर विश्लेषण करें तो आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब प्रथम अगर हम देखें अर्थ में अंतर, तो कहते हैं प्राथमिक समूह सभी सामाजिक संगठनों का केंद्र है, क्योंकि ये प्राथमिक ग्रुप है और इसमें हर एक जो है क्रियाकलाप होता है, क्योंकि आप जन्म से ही जो है प्राथमिक समूह से जुड़ जाती हो। और इसके विशेषता घनिष्ठ और आमने सामने का जुड़ाव संयोग को पैदा करता है। तो देखा जाए तो प्राथमिक समूह काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो कई अर्थों में प्राथमिक है, लेकिन वह व्यक्तियों के सामाजिक स्वभाव और आदर्शों के निर्माण में मौलिक है। परिवार, खेल समूह और पड़ोस प्राथमिक समूह के सबसे अच्छे उदाहरण हैं, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो परिवार से ही जुड़ता है, उसके बाद खेल समूह से जुड़ता है, उसके बाद पड़ोसियों से जुड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्राइमरी ग्रुप का देखा जाए तो ये सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण है। कहते हैं
जीवन का पहला पड़ाव हम प्राथमिक ग्रुप से ही शुरू करते हैं और ये इसी से हमारा काफ़ी लगाव रहता है, क्योंकि प्राथमिक ग्रुप में हमारे अपने होते हैं जो रिलेशन से जुड़े हुए होते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीय समूह की बात करें तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए देखते हैं द्वितीय समूह में क्या अंतर है। द्वितीय समूह की बात करें तो कहते हैं द्वितीय समूह बड़े पैमाने के समूह होते हैं, यानी ये फैले होते हैं, बड़े पैमानों पे होते हैं। जहाँ प्राइमरी समूह अगर हमने देखा वो छोटे आकार के होते हैं, वहीं द्वितीय समूह जो है बड़े पैमानों के समूह होते हैं जिनमें संबंध अपेक्षाकृत अनौपचारिक अव्यक्त और प्रतिस्पर्धा होती है, यानी इसमें आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए होते हो। मान लीजिए आप कहीं काम करने जाते हो, ड्यूटी करते हो, तो वो आपके द्वितीय समूह के अंतर्गत होता है और यहाँ पर आपके कई दोस्त फ्रेंड बन जाते हैं, क्योंकि ये अनौपचारिक तौर पे होते हैं, तो उसको द्वितीय समूह कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जुड़े होते हैं और सबका उद्देश्य एक ही होता है। अगर मान लीजिए आप स्कूल में जा रहे हो तो सभी बच्चे आपके मित्र फ्रेंड होते हैं और सबका उद्देश्य एक ही होता है, शिक्षा ग्रहण करना। तो समझ सकते हो कि द्वितीय समूह काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो जानबूझकर कुछ सामान्य लक्षण और उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। अगर हमारे सबका एक ही लक्ष्य रहता है वो कहीं भी संस्थाओं में, ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लीजिए उदाहरण दें हम तो शहर का एक ही एम होता है जीवन का संचालन करना। वहीं अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल में देखिए हर एक व्यक्ति हर एक जाति समूह से होता है, लेकिन जब वो एक पार्टी में जुड़ जाता है तो उसका उस पार्टी का सदस्य हो जाता है और उस पार्टी को जो है जिताने के लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं। यानी इसमें लक्ष्य उनका एक हो जाता है, उद्देश्य भी एक हो जाता है और सभी व्यक्ति उसी एक लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है द्वितीय समूह के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है आकार में अंतर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर ने पॉइंट व्यू जो है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप यानी प्राथमिक और द्वितीय समूह के बारे में बता रहा है, साथ में अंतर भी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे ये भी रहेगा कि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और ये महत्वपूर्ण रहता है और ये सब आपके कक्षा के अंतर्गत ही होता है, तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। यदि हम अगले पॉइंट के तरफ बात करें आकार में अंतर, तो कहते हैं प्राथमिक समूह आकार में बहुत छोटा होता है। प्राथमिक समूह जैसे हमने बात किया था कि ये इतना विस्तृत नहीं होता है, इसमें 5 से 10 समूह हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए इसको छोटा समूह ही कहा जाता है। प्राथमिक समूह में देखा जाए परिवार की ही बात करें तो परिवार में 10 से 15 बंदे सम्मिलित हो सकते हैं, यानी बहुत छोटा आकार ही होता है और एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित होती है। ये नहीं कि विस्तृत होती है, परिवार जो है एक छोटे से क्षेत्र में ही सीमित होती है क्योंकि उनमें बहुत कम संख्या में लोग शामिल होते हैं। अगर हम उसी प्रकार द्वितीय समूह की बात करें तो द्वितीय समूह में इसका आकार जो है बहुत बड़ा होता है और यह पूरे विश्व में फैला हुआ हो सकता है क्योंकि इसमें हजारों सदस्य शामिल होते हैं जो पूरी दुनिया में व्यापक और बिखरे हुए होते हैं। जैसे आपको पता है राजनीतिक नेता की बात किया जाए तो ये कहीं भी हो सकती हैं, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन भारत में भी हो सकता है, अमेरिका में भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, हर क्षेत्र में हो सकता है क्योंकि ये द्वितीय समूह के अंतर्गत आता है। और प्राइमरी समूह में आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए आपके परिवार के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं तो ये विस्तृत नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन द्वितीय समूह बहुत बड़ा होता है, पूरे विश्व में फैला हुआ होता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आकार में अंतर। उसके पश्चात आता है स्थिरता में अंतर। काफ़ी महत्वपूर्ण है स्थिरता में अंतर। प्राथमिक समूह अपेक्षाकृत स्थिर या टिकाऊ होता है, यानी प्राथमिक समूह अपेक्षाकृत स्थिर या टिकाऊ होता है। उदाहरण के लिए परिवार एक स्थिर संगठन है, यानी देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण इसका एग्जाम्पल है परिवार, क्योंकि परिवार एक स्थिर संगठन है। आप जन्म लेते हो तो कम से कम 18, 19, 20 साल तक तो अपने परिवार में स्थिरता के साथ रहते हो, लेकिन उसके बाद व्यक्ति जो है छोड़ देते हैं तो हम फिर भी इसको प्राथमिक समूह के अंतर्गत ही ले सकते हैं। इवन देखें हम अगला द्वितीय समूह की बात करें
तो द्वितीय समूह जो है, एक द्वितीय समूह अस्थाई या अस्थाई भी हो सकती है, यानी यह अस्थाई भी हो सकती है या अस्थाई भी रह सकती है। ये बाढ़ राहत संघ जैसे अस्थाई समूह हैं, यानी देखा जाए तो ये टेम्परेरी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि अस्थाई की बात करें तो एक बाढ़ राहत के लिए जो संघ बनाई जाती है तुरंत, ये जनता की भलाई के लिए बनाई जाती है और बहुत अधिक अमाउंट में बनाई जाती है, और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अस्थाई ग्रुप का। लेकिन अस्थाई की बात करें तो आपको पता है कि भारत में ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भारत में भी है और विश्व में भी है। जैसे आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड बैंक जो है हर एक देश के लिए कार्यशील होता है, उसी प्रकार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी जो है पूरे विश्व के लिए कार्य करती है। तो ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूरे विश्व में फैला होता है और इसका जो है बहुत से मेंबर होते हैं, जो भारत में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं, तो ये पूरे क्षेत्र में होते हैं। तो ये द्वितीय समूह के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि द्वितीय समूह विशेष रुचि वाले समूह होते हैं, इसलिए हित की पूर्ति के बाद स्वयं ही लुप्त हो जाते हैं। यानी देखा जाए तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ मकसद के लिए बनाए जाते हैं और वो मकसद पूरा करने के लिए हर एक सदस्य जो है कार्यरत होते हैं। यानी देखा जाए तो इनकी स्थिरता में अंतर इसलिए होता है कि ये परमानेंट भी हो सकते हैं या टेम्परेरी भी हो सकते हैं। इसलिए जो है द्वितीय समूह को दो भागों में विभक्त करने की प्रावधान यहाँ किया गया है। उसके पश्चात आता है संयोग में अंतर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें संयोग में अंतर तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। प्राथमिक और द्वितीय समूह में संयोग की प्रकृति भी एक दूसरे से भिन्न होती है। प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ सीधे सहयोग करते हैं, वे एक साथ खेलते हैं, बैठते हैं और चर्चा करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो प्राथमिक समूह हमारे सदस्य होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सीधे तौर पे भी जुड़े होते हैं। आमने सामने संपर्क और व्यक्तिगत संबंधों के कारण सदस्यों के बीच सीधा सहयोग संभव है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि आमने सामने संपर्क और व्यक्तिगत साधनों के कारण सदस्यों के बीच सीधा सहयोग की संभावना बनी रहती है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। लेकिन एक द्वितीय समूह के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यानी प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से जो है किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप में उनका सहयोग देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सदस्य के बीच अप्रत्यक्ष संबंध विद्यमान होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संयोग में अंतर इसलिए है क्योंकि प्राथमिक समूह में अपने सीधे ही अपने परिवार से संबंध होता है। तो इसमें आप खेलते हो, बैठते हो, चर्चा करते हो, सहयोग देते हो, आमने सामने का व्यक्तिगत संबंध होता है। वहीं द्वितीय समूह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अप्रत्यक्ष संबंध होता है। कोई आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हो तो आप कंपनी के अंतर्गत ही कार्य करते हो, पर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं रहता। इसलिए संयोग में अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बनता है। उसके पश्चात आता है संरचना में अंतर। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। यहाँ संरचना के आकार के अनुसार प्राथमिक और द्वितीय समूह दोनों एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। कारण यही है क्योंकि इसकी संरचना अलग होती है। प्राथमिक समूह अनौपचारिक संरचना पर आधारित होती है। प्राथमिक समूह जो होता है औपचारिक नहीं होता, अनौपचारिक संरचना पर आधारित होती है और बहुत ही सरल और सिंपल होती है। सभी सदस्य एक ही प्रक्रिया में भाग लेते हैं और ये अनौपचारिक नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी देखा जाए तो परिवार का एक सदस्य जो है पूरे परिवार पर नियंत्रण रखता है। हर एक सदस्य जो है हर तरह की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ संरचना में अंतर। दूसरी ओर द्वितीय समूह औपचारिक संरचना पर आधारित होती है, यानी यहाँ पर औपचारिक रूप से आप जुड़े हुए होते हो। और दूसरी ओर देखा जाए तो द्वितीय समूह औपचारिक संरचना पर आधारित होती है और औपचारिक नियम और विनियम के एक समूह द्वारा विनियम होते हैं। यानी देखा जाए तो द्वितीय समूह में जो होता है आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करते हो और जो ऑर्गेनाइजेशन जो है रूल रेगुलेशन बनाता है, नियम बनाता है, विनियम बनाता है, उसका बेखूबी पालन करना पड़ता है। आप इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख सकते हो कि यहाँ में जो भी
फैक्ट्री उट्री में काम करते हैं, उनका एक ही ड्रेस होता है, एक ही मकसद होता है, एक ही एम होता है। तो ये सारे के सारे जो है द्वितीय समूह के अंतर्गत आते हैं। और प्राइमरी समूह में तो हमारे परिवार, दोस्त, मित्र आ जाते हैं जो काफ़ी हद तक ब्लड से संबंध होते हैं। उसके पश्चात देखिए रिश्तों में अंतर, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिश्तों में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। प्राथमिक और द्वितीय समूह के सदस्यों के बीच संबंधों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। देखा जाए तो प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष, अंतरंग और व्यक्तिगत संबंध मौजूद होते हैं, क्योंकि ये संबंध होते हैं सगा संबंधी होते हैं, इसलिए इनके बीच प्रत्यक्ष, अंतरंग और व्यक्तिगत संबंध मौजूद होता है। संबंध सर्वसमावेशित होते हैं क्योंकि प्राथमिक समूह संबंध निर्देशित होते हैं। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संबंध सर्वसमावेशित होते हैं क्योंकि प्राथमिक समूह संबंध निर्देशित होते हैं। वहीं अगली तरफ देखें हम कि द्वितीय समूह के सदस्यों के बीच अप्रत्यक्ष और अव्यक्त संबंध मौजूद होते हैं, जहां संबंध गौण और औपचारिक होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि द्वितीय समूह के सदस्यों के बीच अप्रत्यक्ष और अव्यक्त संबंध मौजूद रहते हैं और संबंध इसमें गौण और औपचारिक रूप से देखे जा सकते हैं। यदि आगे हम बात करें सामाजिक नियंत्रण की विधि में अंतर, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामाजिक नियंत्रण के विधि में अंतर, प्राथमिक और द्वितीय समूह दोनों को उन साधनों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। यानी प्राथमिक और द्वितीय समूह दोनों को उन साधनों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जा सकता है जिनके द्वारा वो अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों पर रीति रिवाज, लोक रीतियों, रीति रिवाज आदि जैसे अनौपचारिक माध्यम से नियंत्रण रखने की कोशिश किया जाता है। यानी अगर आप परिवार में हो तो आपको माता पिता जो होंगे वो उनके अपने रीति रिवाज होंगे, उनको लोक रीतियाँ होगी और वो आप पे जो है नियंत्रित करने की कोशिश करेंगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पूजा पाठ में नहीं बैठता है तो उसके माता पिता बताते हैं कि ये हमारी परंपरा है, आपको इसमें बैठना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, और आप अगर नहीं बैठिएगा तो उसके सज़ा भी दी जाती है। लेकिन देखा जाए तो समूह का अपने सदस्यों पर सीमित नियंत्रण होता है, तो ये अलग बात है। लेकिन द्वितीय समूह अपने सदस्यों के व्यवहारों को जैसे पुलिस, जेल, अदालत, कानून आदि औपचारिक माध्यम से नियंत्रण रखते हैं। द्वितीय समूह जो होता है वहाँ पर आपको डर होता है। मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है डर रहती है कि अगर मैं कोई गलत करता हूँ तो मुझे पुलिस में भेज दिया जाएगा, जेल होगी, अदालत होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए द्वितीय समूह में जो है हमें इस तरह से नियंत्रण रखा जाता है, पुलिस, जेल, अदालत और कानून के अंतर्गत। लेकिन प्राथमिक समूह में देखा जाए तो हमें रीति रिवाजों से जोड़ के रखा जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा कोई कपड़ा अलग भद्दे किस्म के पहनता है तो माता पिता कहते हैं कि क्यों, हमारी रीति रिवाज में ऐसा नहीं है, हम विदेशी नहीं हैं। तो इस तरह से जो है हमें समाजी नियंत्रण पे कंट्रोल करते हैं ये माता पिता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे प्राथमिक और द्वितीय समूह का अंतर। चलिए और भी देखते हैं अंतर क्या है। तो लक्ष्य में अंतर हम अगर बात करें, प्राथमिक समूह के सदस्यों के समान या सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। यानी देखा जाए तो प्राथमिक समूह के सदस्यों को समान या सामान्य लक्ष्य के उद्देश्य होते हैं। किसी विशेष सदस्य का लक्ष्य अन्य सभी सदस्यों के लक्ष्य माना जाता है। यानी माता पिता आपको अगर चाहते हैं कुछ बनाने का तो माता पिता का लक्ष्य जो है आप निर्धारित करते हो। लेकिन अगर हम द्वितीय समूह के सदस्यों की अलग अलग बात करें तो इनके अलग अलग लक्ष्य होते हैं। सभी की अपनी ड्यूटी होती है, सभी के अपने लक्ष्य दिए जाते हैं और उस लक्ष्य को सभी सदस्यों को प्राप्त करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए वह समूह में शामिल होती है। यानी जिस कार्य के लिए आपको कंपनी ने हायर किया है, जिस कंपनी के लिए आपको बुलाया है, जिस कार्य के लिए, उसको आपको उस उद्देश्य को पूरा करना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि उनके अलग अलग लक्ष्य होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए वह समूह में सम्मिलित होते हैं। उसके पश्चात आता है व्यक्तित्व पर प्रभाव में अंतर। देखिए ये तो बात काफ़ी महत्व रखेगा यहाँ पर कि व्यक्तित्व पर प्रभाव में क्या अंतर हो सकता है। प्राथमिक और द्वितीय समूह दोनों को उस स्तर के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जा सकता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित या निर्धारित करते हैं। अगर हम प्राथमिक ग्रुप की बात करें तो प्राथमिक समूह का
व्यक्तित्व का विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी एक व्यक्ति का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर अधिक पड़ता है और यह व्यक्तियों के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मान लीजिए अगर आप माता पिता के साथ रहते हो तो माता पिता का प्रभाव आप पे अधिक पड़ता है, लेकिन द्वितीय समूह का व्यक्तित्व के विकास पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, इसमें अधिक प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है और यह मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के एक दूसरे से पहलू से संबंधित होते हैं। यानी देखा जाए तो प्राथमिक समूह का व्यक्तियों का विकास पर दूसरे व्यक्ति का प्रभाव अधिक पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम द्वितीय समूह की बात करें तो व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट दर्शाता है। उसके पश्चात अगर बात करें शारीरिक निकटता में अंतर, तो प्राथमिक और द्वितीय समूह दोनों को भौतिक निकटता के आधार पर एक दूसरे को अलग किया जा सकता है। प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे के भौतिक निकटता में रहते हैं, यानी एक दूसरे के काफ़ी निकट रहते हैं, इससे सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन द्वितीय समूह के सदस्य द्वितीय समूह के सदस्य जैसे ही होते हैं, यानी उनके आमने सामने का संबंध कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। अगर आपका संबंध स्थापित होता भी है द्वितीय समूह के अंतर्गत तो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक विभाग के अंतर्गत होगा, लेकिन इनकी शारीरिक निकटता बहुत ही नहीं कम होती है, क्योंकि आप द्वितीय समूह में अगर जाते हो तो वहाँ पर शारीरिक निकटता नहीं होती है, लेकिन प्राथमिक समूह में जो है आपको भौतिक निकटता देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच संबंध, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच संबंध की बात करें, स्वभाव से सहज होते हैं, जबकि द्वितीय समूह के सदस्यों के बीच संबंध बाहरी ताकतों द्वारा नियंत्रित होती है। देखिए प्राथमिक समूह की बात करें तो स्वभाव से सहज होते हैं, इनके संबंध जो होते हैं स्वाभाविक और सहज होते हैं, लेकिन द्वितीय समूह के सदस्यों के बीच संबंध बाहरी ताकतों द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी बाहरी ताकत जो आपको कहेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन प्राथमिक समूह में ये होता है कि आप स्वभाव से और सहज रूप से जो है जुड़े हुए रहते हो। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष प्राथमिक संबंध सर्वसमावेशित होते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि प्राथमिक संबंध सर्वसमावेशित होते हैं। यहाँ प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी समूह है, इसलिए हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और वह मनुष्य के समग्र पहलुओं से चिंतित भी रहते हैं, यानी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सदैव चिंतित रहते हैं और ये प्राथमिक ग्रुप की तरफ जो है बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें द्वितीय समूह की बात करें तो द्वितीय समूह जो होता है संबंध सर्वसमावेशित नहीं होते हैं, इनके संबंध अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। यहाँ सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं और उन्हें सदस्यों के बीच के समग्र पहलू से कोई सरोकार नहीं रहता है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहता। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि कंपनी की क्या उद्देश्य है, क्या ज़रूरतें हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, और उसी पर उनका जो है पूरी तरह से दिमाग फोकस होता है। तो आप यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीय समूह के विषय में विस्तार पूर्वक जान चुके होंगे, समझ में आ गया होगा। त्रिपान स्टडी सेंटर ने हर संभव कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। एक बार और सारांश के रूप में मैं बता दूं कि प्राथमिक ग्रुप को आप परिवार के संबंधों के साथ जोड़ सकती हो और द्वितीय समूह को जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ सकती हो। अगर आप परिवार के साथ जोड़ते हो और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेकेंडरी ग्रुप को जोड़ते हो तो इसी में आप डिफरेंस कर सकते हो कि परिवार का क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन का क्या कार्य प्रणाली होती है। तो इसी से आप जो है इसको डिफरेंस कर सकते हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई, टॉपिक अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी टॉपिक आपको इसी प्रकार मिलता रहे, तो आपको शेयर की भावना को जो है विकसित करना होगा। जितना शेयर कीजिएगा उतना त्रिपान सेंटर आपके लिए अच्छा से अच्छा टॉपिक लाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 11वीं वाले बच्चों के लिए भी है, BA वाले बच्चों के लिए भी है, MA वाले बच्चों के लिए भी है, तो हर कक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ गया, तो जर्नल सी बात है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपके लिए त्रिपान सेंटर हर समय अग्रसर रहता है। तो आप समझ सकते हो कि कई वीडियो जो है आपको अभी भी उपलब्ध है। प्लेलिस्ट पे जाइए, चेक कीजिए और देखिए कौन सा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, कौन से एग्जाम व्यू से महत्व रखेगा। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण है।
अगर चाहते हो कि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो जानना सी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।